नमस्कार साथियों, मैं उमाशंकर जोशी गुरुमंत्र के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जो मुहिम हमने चालू की है उस मुहिम के अंतर्गत आप संस्कृत शिक्षण विधि का टेस्ट 3 प्रस्तुत है। तो आइए आज हम पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। और मित्रों, आज का अपना पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, व्यवहारानुसारेण मूल भाषा अस्ति। मित्रों, प्रश्न है कि व्यवहार के अनुसार मूल भाषा है। विकल्प नंबर 1 है हिंदी भाषा। मित्रों, विकल्प नंबर 2 है संस्कृत भाषा। मित्रों, विकल्प नंबर 3 प्राकृत भाषा और विकल्प नंबर 4 अपभ्रंश भाषा। तो मित्रों, आप सब परिचित हैं कि बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछा है कि भाषा के 2 रूप होते हैं। मित्रों, एक प्रायोगिक यानी प्रयोग के अनुसार और एक व्यवहारिक यानी कि व्यवहार के अनुसार। तो मित्रों, प्रयोग के अनुसार जब भाषा का विभाजन होता है तो 2 प्रकार का, एक उच्चरित और एक स्थायी यानी कि एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। और व्यवहार के अनुसार मित्रों आपकी मूल भाषा, संस्कृति भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं होती हैं। तो प्रश्न पूछा गया आपसे कि व्यवहार के अनुसार मूल भाषा है। तो मित्रों, जो हमारी मूल भाषा है वो है विकल्प नंबर 2 संस्कृत भाषा। कौन सी है मित्रों? संस्कृत भाषा। मित्रों, हिंदी हमारी राजभाषा है और संस्कृत हमारी मूल भाषा है। मित्रों, प्राकृत संस्कृत और हिंदी के मध्य की जो भाषा है वो प्राकृत और पाली भाषाएं हैं। और मित्रों, अपभ्रंश भाषा जो है इसी भाषा से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि व्यवहार के अनुसार हमारी जो मूल भाषा है वो कौन सी भाषा है मित्रों? संस्कृत भाषा है। आइए मित्रों, अब हम प्रश्न नंबर 2 की अग्रसर होते हैं। और मित्रों, आज का अपना प्रश्न नंबर 2 है कि भाव विनिमयस्य अंश रिक्त स्थान अस्ति। अर्थात भाव विनिमय के अंश हैं। कितने अंश हैं? तो मित्रों, विकल्प नंबर 1 में है आपका द्वयम। मित्रों, विकल्प नंबर 2 है आपका त्रयम। मित्रों, विकल्प नंबर 3 है चत्वारम और विकल्प नंबर 4 है दशम। बहुत सरल प्रश्न पूछा गया है कि भाव विनिमय के कितने साधन हैं, अर्थात भाव विनिमय के अंश कितने हैं। तो मित्रों, ये जो भाव विनिमय है, इस भाव विनिमय से तात्पर्य हम लोग समझते हैं मित्रों, भाव विनिमय से तात्पर्य होता है विचारों का आदान प्रदान। और मित्रों, ये जो विचारों का आदान प्रदान होता है ये 2 ही प्रकार से होता है, ग्रहणात्मक और अभिव्यक्त्यात्मक। यानी कि ये जो भाव विनिमय है, इस भाव विनिमय में एक तो इनपुट और एक आउटपुट, यानी कि एक तो ग्रहणात्मक और एक अभिव्यक्त्यात्मक। तो मित्रों, जो ग्रहणात्मक है यानी कि जो इनपुट है वो आपका श्रवण के माध्यम से हो सकता है और आपका पठन के माध्यम से हो सकता है। और मित्रों, जो आउटपुट यानी अभिव्यक्त्यात्मक है ये भी आपका 2 प्रकार से हो सकता है, एक आपका भाषण के माध्यम से और एक आपका लेखन के माध्यम से। तो मित्रों, कौशलों की यदि बात की जाती है तो 4 आंसर होता है, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, जिसमें से श्रवण और पठन अवबोधात्मक कौशल हैं और भाषण और लेखन अभिव्यक्त्यात्मक कौशल हैं। पिछली सीटेट, रीट, आरटेट इन परीक्षाओं में यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो प्रश्न को ध्यान से समझ करके हमें उत्तर देना है। मित्रों, भाव विनिमय जो है उसके जो अंश हैं वो 2 ही अंश हैं, एक अवबोधात्मक और एक अभिव्यक्त्यात्मक, यानी अवबोध और अभिव्यक्ति। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो मित्रों क्या होगा? विकल्प नंबर 1, यानी कि भाव विनिमय के अंश कितने हैं? द्वयम यानी 2 हैं। मित्रों, अगर प्रश्न पूछा जाता कि कौशल कितने हैं तो आपका प्रश्न का आंसर होता चत्वारः यानी 4, श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। आइए मित्रों, अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों, अपना प्रश्न नंबर 3 है कि आदर्श वाचनम क्रियते, अर्थात आदर्श वाचन करते हैं। कौन करते हैं मित्रों? अर्थात आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प नंबर 1 है छात्रेण, विकल्प नंबर 2 है शिक्षकेण, विकल्प नंबर 3 है छात्रई और विकल्प नंबर 4 है छात्रेण सह अध्यापक। यानी कि आदर्श वाचन, तो मित्रों जब भी कोई प्रस्तुतिकरण होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? उसका आदर्श वाचन। और मित्रों, आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है।
तो हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 3 है इसका आंसर विकल्प नंबर 2 होगा, शिक्षकेण, अर्थात आदर्शवाचनम शिक्षकेण क्रियते। आइए मित्रों, अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों प्रश्न नंबर 4 है, पाणिनीय शिक्षानुसार श्रेष्ठ पाठकस्य कति गुणा, अर्थात पाणिनी शिक्षा के अनुसार श्रेष्ठ पाठक के कितने गुण होते हैं। मित्रों पिछली प्रतियोगिता में हम लोगों ने प्रश्न पूछा था कि पाणिनी शिक्षा के अनुसार श्रेष्ठ पाठक अधम पाठक के कितने दोष होते हैं, और इस प्रश्नोत्तरी में हमने प्रश्न लिया है कि पाणिनीय शिक्षानुसार श्रेष्ठ पाठक के कितने गुण होते हैं। तो मित्रों पहला विकल्प है पंच, दूसरा है षट, तीसरा है सप्त और चौथा है अष्ट। मित्रों पाणिनीय शिक्षा में श्रेष्ठ पाठक के 6 प्रकार के गुण बताए गए हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदस्तु सुस्वरः, धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुणा, अर्थात माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, पदच्छेद, सुस्वर, धैर्य और लय समर्थ के साथ जो पठन होता है उसे ही श्रेष्ठ पाठक के गुण बताए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 4 है उसका जो विकल्प नंबर 2 है ये सही आंसर है। तो अधम पाठक के दोष भी कितने होते हैं मित्रों, 6, और श्रेष्ठ पाठक के गुण भी कितने होते हैं मित्रों, 6 यानी 6। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि वाग रूप भाषायाः स्थिर रूप प्रदानमेव किम, अर्थात वाणी के जो रूप है उस भाषा को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए क्या होता है। विकल्प नंबर 1 संभाषणम, विकल्प नंबर 2 श्रवणम, विकल्प नंबर 3 लेखनम और विकल्प नंबर 4 पठनम। तो मित्रों यहाँ भाषा का जो वाणी रूप है उसको स्थिर रूप प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विकल्प नंबर 3 यानी कि लेखन की आवश्यकता होती है। क्योंकि मित्रों संभाषण केवल मौखिक रूप से होता है, श्रवण में स्थिर रूप प्रदान नहीं कर सकते हैं, और पठन लिखे स्थिर रूप को ही वाचन होता है। इसलिए प्रश्न नंबर 5 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों, लेखनम। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों अपना अगला प्रश्न है असम्यक चिनोतु, अर्थात जो सही नहीं है उसका चयन करना है। मित्रों विकल्प नंबर 1 में है भित्ति चित्रम दृश्य साधनानी, विकल्प नंबर 2 है ग्रामोफोन दृश्य श्रव्य साधनानी, मित्रों विकल्प नंबर 3 है चित्रफलक यंत्रम दृश्य श्रव्य साधनानी, और मित्रों विकल्प नंबर 4 है सीतावाद्यम श्रव्य साधनानी। यानी कि प्रश्न को देख करके हमें यह समझ में आ गया है कि दोस्तों यह प्रश्न श्रव्य दृश्य साधनों से लिया गया है। तो मित्रों देखिए जो भित्ति चित्र है ये केवल दृश्य साधन होता है, तो पहला कथन हमारा सही है। इसके बाद में मित्रों हम विकल्प नंबर 2 की बात करते हैं। तो विकल्प नंबर 2 है ग्रामोफोन। तो मित्रों ये जो ग्रामोफोन है ये ध्वनि ग्राहक यंत्र है और ये वर्तुलाकार होता है, ये केवल श्रव्य साधन होता है, दृश्य साधन नहीं होता। इसलिए मित्रों प्रश्न नंबर 6 में हम ये समझ पा रहे हैं कि अभी विकल्प नंबर 2 ये हमें गलत लग रहा है। मित्रों विकल्प नंबर 3 है कि चित्रफलक यंत्रम। मित्रों चित्रफलक यंत्रम से आप समझ गए होंगे कि ये जो चित्रफलक यंत्रम है ये आपका दृश्य श्रव्य साधन है, क्योंकि चित्रफलक यंत्रम से होता है मित्रों LCD, यानी कि जो LCD है वो आपका दृश्य साधन भी है और श्रव्य साधन भी है। मित्रों विकल्प नंबर 4 है सीतावाद्यम, ये श्रव्य साधन है। मित्रों सीतावाद्य यंत्रम से तात्पर्य होता है लिंग्वाफोन अर्थात भाषा पंजिका। तो मित्रों हम कह सकते हैं कि ये जो भाषा पंजिका है ये श्रव्य साधन के अंतर्गत ही आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों, विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 होगा मित्रों। क्या होगा मित्रों, विकल्प नंबर 2 होगा कि ग्रामोफोन आपका दृश्य श्रव्य साधन लिखा हुआ है, ये आंसर गलत है, असम्यक है। इसलिए प्रश्न नंबर 6 का आंसर होगा विकल्प नंबर 2। आइए मित्रों अब प्रश्न नंबर 7 की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों प्रश्न नंबर 7 ये कहता है
कि कस्मिन् पद्य शिक्षण विधौ पाठ्य विषय आधारीकृत्य प्रश्ना भवन्ति, कि किस पद्य शिक्षण विधि में पाठ्य विषय से आधार करके प्रश्न होते हैं। विकल्प नंबर 1 दंडान्वय विधौ, विकल्प नंबर 2 खंडान्वय विधौ, विकल्प नंबर 3 टीका विधौ और विकल्प नंबर 4 है कि लिखितेषु त्रिषु विधिषु, अर्थात जो तीनों विधियां लिखी हैं उनमें। तो मित्रों दंडान्वय विधि में देखिए व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं और खंडान्वय विधि में पाठ्य विषय आधारित प्रश्न होते हैं। तो मित्रों हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 7 का जो विकल्प नंबर 2 है ये सही आंसर है कि खंडान्वय विधि में पाठ्य विषय आधारीकृत प्रश्न होते हैं। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों अपना अगला प्रश्न है कि सर्वासु पाठ्य योजनासु गृह कार्यम इत्यस्य सोपानस्य प्रमुखम उद्देश्यम किम, अर्थात सभी पाठ्य योजनाओं में गृह कार्य का सोपान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो मित्रों विकल्प नंबर 1 दिया हुआ है रचना कौशलस्य विकासः, विकल्प नंबर 2 है मौखिकाभिव्यक्ति कौशल विकासः, मित्रों विकल्प नंबर 3 है श्रवण कौशलस्य विकासः और विकल्प नंबर 4 है सर्वाणी, यानी कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य। तो देखिए मित्रों विकल्प नंबर 3 है श्रवण कौशल का विकास लेखन के माध्यम से नहीं होता है, क्योंकि गृह कार्य में लिखना होता है। तो गृह कार्य लेखन कौशल शक्ति का विकास करना है और लेखन अर्थात रचनात्मक कौशल शक्ति का विकास करना है। तो हम कह सकते हैं कि इन प्रश्न नंबर 8 में जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि मित्रों मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होती है, गृह कार्य लेखन के माध्यम से होता है, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से नहीं, लेखन अभिव्यक्ति के माध्यम से होता है। तो पहले विकल्प जो है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो गृह कार्य इस सोपान का प्रमुख उद्देश्य रचना कौशल का विकास करना है। आइए मित्रों अब प्रश्न नंबर 9 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 9 है कि गद्य शिक्षणे काठिन्य निवारणस्य त्रिषु विधिषु अनुवाद कोश परिभाषा टीका चेति प्रविधय कस्य भवन्ति, अर्थात जो गद्य शिक्षण है उस गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण के जो 3 विधियां बताई गई हैं। मित्रों उन 3 विधियों में आपको ये बताना है कि अनुवाद विधि, कोश विधि, परिभाषा विधि, टीका विधि, ये जो 4 प्रकार की प्रविधियां बताई गई हैं, इन 4 प्रकार की प्रविधियां किसमें होती हैं। बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है। गद्य शिक्षण में जो काठिन्य निवारण किया जाता है उस काठिन्य निवारण में अनुवाद कोश और परिभाषा टीका ये जो प्रविधियां हैं ये प्रविधियां किस किस के अंतर्गत होती हैं। तो मित्रों सबसे पहले तो हमें समझ लेना है कि आखिर काठिन्य निवारण की वो 3 प्रविधि कौन सी है। मित्रों इन 3 प्रविधियों के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों विकल्प नंबर 1 आपका लिखा हुआ है स्पष्टीकरण विधि, मित्रों विकल्प नंबर 2 है प्रवचन विधि, मित्रों विकल्प नंबर 3 है उद्बोधन विधि और मित्रों विकल्प नंबर 4 है अशुद्धि संशोधन विधि। मित्रों देखिए ये जो आपके अशुद्धि संशोधन है वो काठिन्य निवारण यानी कि जब प्रस्तावना होती है तभी कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि काठिन्य निवारण की ये 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? स्पष्टीकरण विधि, नंबर 2 प्रवचन विधि और मित्रों नंबर 3 है आपकी उद्बोधन विधि। अब प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि इन तीनों में आपको ये बताना है कि जो अनुवाद कोश और परिभाषा है यह किस विधि के अंतर्गत आता है। तो मित्रों यह किस विधि के अंतर्गत आता है? प्रवचन विधि के अंतर्गत आता है। कौन सी विधि के अंतर्गत? प्रवचन विधि के अंतर्गत। क्योंकि मित्रों स्पष्टीकरण विधि जो है आपकी, इस स्पष्टीकरण विधि के अंतर्गत आप लोग स्पष्ट करेंगे। अब स्पष्ट किसके माध्यम से करेंगे? तो मित्रों स्पष्ट करने के लिए आप उत्पत्ति का सहारा ले सकते हैं, वाक्य प्रयोग का सहारा ले सकते हैं, तुलना का सहारा ले सकते हैं, प्रसंग का या दृष्टांत का सहारा ले सकते हैं। मित्रों प्रवचन के अंतर्गत आपके अनुवाद कोश परिभाषा और टीका आती है और मित्रों उद्बोधन के अंतर्गत आपकी चित्र प्रतिकृति कहानी पर्यायवाची
मॉडल दिखा करके आप क्या कर सकते हैं, उद्बोधन कथन कर सकते हैं। तो मित्रों हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 9 जो है इसका आंसर क्या होगा मित्रों, विकल्प नंबर 2 प्रवचन विधि। आइए मित्रों अब हम अंतिम प्रश्न नंबर 10 की ओर चर्चा करते हैं। यह आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 है, नाटक शिक्षण विधिषु दोषामाधारेण विधिरयं श्रेष्ठ इति, अर्थात नाटक शिक्षण विधियों में जो दोष है उनके आधार पर कौन सी विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। तो मित्रों विकल्प नंबर 1 है कक्षाभिनय विधि, विकल्प नंबर 2 है समवाय विधि, विकल्प नंबर 3 है व्याख्या विधि और मित्रों विकल्प नंबर 4 है रंगमंचाभिनय विधि। तो हम कह सकते हैं कि दोष के साथ नाटक शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो कौन सी विधि मानी जाती है मित्रों, समवाय विधि। मित्रों आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छे लग रही होगी तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।